हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको बीती होगा कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का एक जो अध्यायवार हमने श्रृंखला शुरू की है, उसी कड़ी में आज हम राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में कक्षा 10 के मूल पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमने इस पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 1 का पाठ नंबर 3 कवर कर लिया है। आज का अध्याय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अगर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पाठ्यपुस्तक आप मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। कल के अध्याय में पढ़ा था हमने, कल का जो टॉपिक था वो था हमारा कि राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का परिचय पढ़ा था, और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। प्रत्येक कक्षा की हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। आप चैनल के मेन लोगों पे जा देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इस चीज़ों को संजो के रखा है। तो आज के टॉपिक का जो मेन थीम रहने वाला है, राजस्थान के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान की जो प्राचीन मूल सभ्यताएं हैं उनके बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत अलग अलग जो विद्वानों ने दिया है उनके बारे में पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, और यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न बन रहे हैं, वो भी कथनीय प्रश्न बनते हैं। कौन सा कथन ए है, कौन सा आर का सही विश्लेषण करता है, इस प्रकार के राजस्थान के बदलते पैटर्न के अनुसार हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक के बारे में बात करें तो देखते ही बनता है कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का परिचय ये पढ़ेंगे। गुहिल वंश और उसके जो प्रतापिक शासक थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले गुहिल वंश के बारे में। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। जो हम मेवाड़, मारवाड़ जो पढ़ते हैं, योधे पढ़ते हैं, शेखावाटी पढ़ते हैं, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग अपनी भौगोलिक परिदृश्य की वजह से अलग अलग नाम दिया गया है भौगोलिक फैक्टर के अनुसार। तो ये भी क्या था, मेवाड़ भी क्या था, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, आज भी हम इसे मेवाड़ के नाम से जानते हैं। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। अब गुहिल वंश था वो कहाँ का ज़्यादातर शासक थे, वो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। मेवाड़ पर ही उन्होंने शासन किया था, किसने, गुहिल वंश ने। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत हैं। प्रत्येक राजपूत वंश के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत पेश किए हैं, लेकिन गुहिल वंश के बारे में भी ये सामंजस्य अभी तक बना नहीं है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। अबुल फजल ने गुहिल वंश का संबंध किस से संबंधित किया है, तो ईरान के शासक नौशेखा से। कर्नल टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। अब कर्नल टोड ने इसे वल्लभी के शासकों से सुमेलित करने वाले प्रश्न बन सकते हैं इससे। वहीं नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इसके ब्राह्मण होने का प्रमाण प्रतिपादित किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसे हम इतिहासीय प्रदेश से SD ओझा के नाम से जानते हैं, उन्होंने 566 में इनकी स्थापना का उल्लेख किया है। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। सबसे पहला कौन था, गुहिल था। गुहिल के बाद में जो
अगला शासक बना वो कौन था? बप्पा रावल। गुहिल के बाद पढ़ते हैं बप्पा रावल। ये वंशावली भी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से कालक्रम से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले गुहिल था और गुहिल के बाद में जो शासक आया वो था बप्पा रावल। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी, याद रख लेना कालक्रम के अनुसार, 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमुरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। प्रश्न बनेगा बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा ने शासन कब शुरू किया? 734 ईस्वी में। किसको हरा के? चित्तौड़ के मानमुरी को हरा के। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुश मंदिर का निर्माण किया। कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण किस गुहिल वंश के शासक ने किया था? तो वो थे बप्पा रावल। एकलिंग जी की गुहिल वंश के कुल देवता हैं। एकलिंग जी क्या है? गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा क्या थी? बप्पा रियल नाम नहीं था उनका, उनका नाम तो क्या था? कालभोज था। लेकिन बप्पा क्या था? उसकी उपाधि थी, उसको उपाधि दी गई थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं पितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमुरी के यहाँ सेवा करता था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीबी वैद्य ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिन्स, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। देखिए प्रश्न बनेगा बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टिन से किसने की है? तो वो सीबी वैद्य ने की है। एक छोटी सी स्लाइड है, इतनी स्लाइड है, उस स्लाइड में आप देख रहे हैं कितने प्रश्न बन रहे हैं और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार। इससे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को प्राप्त किया था। किसने? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल ने, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को प्राप्त किया था। और उसकी तुलना किससे की गई है? बप्पा रावल से। बप्पा रावल वास्तविक नाम नहीं है, याद रखना। मेन नाम इसका क्या है? कालभोज। ये बप्पा रावल तो उसकी उपाधि थी। 734 में उनका शासन शुरू हुआ था और मानमुरी को, जो चित्तौड़ के शासक थे, उनको हरा के, और उसका जो लकुलिस, जिसे एकलिंग जी का मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। ये एकलिंग जी क्या थे? ये गुहिल वंश के लोक देवता थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं चैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो कि बप्पा रावल के बाद में थे। इनकी जो शासनकाल की अवधि है वो रहती है 1213 से 1253 तक। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उन्हें अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न सीधा बन गया क्या कि परमारों से चित्तौड़ को किसने छीना था? तो जैत्र सिंह ने। कि किस गुहिल वंश ने परमारों से चित्तौड़ को छीना था? तो वो जैत्र सिंह ने। और चित्तौड़ को परमारों से छीनकर अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे? जैत्र सिंह। और बप्पा रावल की जो राजधानी वो कौन सी थी? याद रखना, वो थी नागदा। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुहिल वंश के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उन्हें अपनी राजधानी बनाया। 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। भूताला का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो 1227 में हुआ था। किस किस के मध्य? जैत्र सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में। भूताला का युद्ध प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो वास्तव में आपके लिए ऑथेंटिक है कि नहीं, आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा। इन 2-4 मिनट में आपने देखा होगा कि जो हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, अन्य किताबें पढ़ते हैं, उससे अच्छा है हमारे साथ जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आराम से चीज़ें क्लियर करवाते चल रहे हैं।
राजस्थान जीके में आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। अगर आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, रेगुलर हम आप तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं। पिछले बहुत सारे समय से हम रेगुलर आप तक इन चीज़ों को पहुँचा रहे हैं, ताकि राजस्थान जीके का कंटेंट है, राजस्थान जीके का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए आपका। राजस्थान जीके आपका क्लियर होगा तो आपको राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो पढ़ रहे हैं हम चैत्र सिंह को। उससे पहले पढ़े थे हमने सबसे पहले पढ़ा था गोहिल वंश का जो संस्थापक था, और इसके बाद में पढ़ा बप्पा रावल को। बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा, और चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? चैत्र सिंह ने। भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपको याद होना चाहिए, चैत्र सिंह 1227 में भूताला का युद्ध चैत्र सिंह, जो कि गोहिल वंश का शासक था, और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्मर्दन। ये प्रश्न साथ साथ में देखिए कितनी चीजें क्लियर हो रही है। एक तो हमें इन ग्रंथों के बारे में पता लग रहा है कि हमीर मर्मर्दन किसकी लिखी हुई कृति है, तो वह जय सिंह सूरी की। और भूताले के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो हमीर मर्मर्दन में। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। हमीर की उपाधि किसे दी गई है? इस इल्तुतमिश को, जो कि गुलाम वंश के थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? दिल्ली के कोटेक आ सकता है ये प्रश्न कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक कौन था? तो वो गोहिल वंश का चैत्र सिंह था, जिसकी वीरता की प्रशंसा किसने की है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की है। तो चैत्र सिंह को पढ़ लिया हमने, क्लियर कर लिया। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं कि चैत्र सिंह शासनकाल रहा 1213 से 1253 के बीच में, और ये परमारों को हराने वाले थे और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। भूताला का युद्ध हुआ था उनका, और इसका वर्णन वो हमीर मर्मर्दन में हुआ है। और हमीर किसको कहा गया है? हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को। और इसकी प्रशंसा किसने की है? इसकी कोरी कोरी प्रशंसा की है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। अब पढ़ते हैं रतन सिंह को। रतन सिंह 1302 से लेके, देखिए सबसे पहले पढ़ा था हमने गोहिल को, इसके बाद में पढ़ा बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद में हमने पढ़ा चैत्र सिंह को, चैत्र सिंह के बाद में हमने पढ़ा है रतन सिंह को। चलिए रतन सिंह को पढ़ते हैं। 1302 जिसका शासनकाल शुरू होता है। रावल रतन सिंह को 1303। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको मैं स्टार बोलूँगा। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, किसने? दिल्ली के सुल्तान। 1303 की बात चल रही है, किसकी? रावल रतन सिंह की। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ के सैनिकों व्यापारिक उपयोगिता थी। देखिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहते थे? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और उससे उसने क्या किया? इसी मंशा के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण और व्यापारिक उपयोगिता के दृष्टि से आक्रमण किया था। कब? 1303 में। 1540 में मलिक मोहन जयसी द्वारा लिखित पद्मावत। देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि हमीर मर्मर्दन किसकी है? जयसिंह सूरी की। और ये पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जयसी की। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना है। किसमें? मलिक मोहन जयसी की पद्मावत में। पद्मावत में ये स्पष्ट लिखा है कि चित्तौड़ पर, हमने ऊपर क्या पढ़ा? ऊपर पढ़ा कि रतन सिंह का जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ के सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता के बारे में। लेकिन इसका खंडन करते हुए मलिक मोहम्मद जी जयसी जी ने पद्मावत में 1540 में क्या कहा है
कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण था उसकी पत्नी रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के बारे में प्राप्त करना बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान की। इस बात पे डॉक्टर दशरथ शर्मा भी सहमत हो गए कि भी कोई सामरिक वामरिक महत्व नहीं था, वो रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तभी तो उसने 1303 में आक्रमण किया था। पहला आक्रमण था ये उसका। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल, ये महत्वपूर्ण कोटेज है यहाँ देखिए, कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। और गोरा और बादल का संबंध किससे है? रावल रतन सिंह से है। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार उनके साथ में कौन थे इस युद्ध में? अमीर खुसरो थे। और उसने खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का जिक्र किया है भाई। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरज खां को चित्तौड़ के का प्रशासक नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने किसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो वो था उसका पुत्र खिरज खां को। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिरजाबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। प्रश्न बनेगा, बहुत बार एग्जाम में आता है कि मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह। जब भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आप हमेशा याद रखें, तो साथ में पेन कॉपी जरूर रखें, क्योंकि आप इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न आप नोट डाउन अपने वीडियो को रोक के बना सकते हैं, नोट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं कि आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को। आपको विदित भी हो गया होगा कि जो अन्य प्लेटफॉर्म है, अन्य जो यूट्यूब गुरुजन हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा थोड़ा सा यूनिक है, अद्वितीय तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि चीज़ों को बिल्कुल ताम झाम से अलग हटके चीज़ों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करवाते चल रहे हैं। तो हमने राव रतन सिंह के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था हमने किसके बारे में? जो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय पढ़ा था। इसमें हमने गोहिल वंश के बारे में पढ़ा, गोहिल वंश का जो प्रतापी शासक है उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में बप्पा रावल जो 734 ईस्वी से उसका शासन शुरू होता है, नागदा उसकी राजधानी है। इसके बाद में जत्र सिंह को पढ़ा था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। भूताड़ा का युद्ध जत्र सिंह के बीच में हुआ था 1227 में इल्तुतमिश के साथ। इसके बाद हमने पढ़ा रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर के बारे में बात करें तो राणा हमीर का जो शासनकाल था वो था 1326 से शुरू होता है 1364 तक। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने किसके? सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। देखिए, रतन सिंह क्या थे? मेवाड़ के गोहिल वंश के अंतिम, रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह। याद करते चलते हैं, मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल शाखा के अंतिम शासक क्या थे? रावल रतन सिंह। अब राणा शाखा के आते हैं, ठीक है। राणा शाखा में पुनर्स्थापना सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार कौन थे? राणा हमीर, चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। गोहिल वंश की चित्तौड़ पर पुनः स्थापना करने वाले शासक कौन थे? राणा हमीर थे। सिसोदा का जागीरदार होने से उसमें सिसोदिया कहा जाता है। अब राणा हमीर को क्या कहा जाता है? सिसोदिया। हमने पढ़ते हैं सिसोदिया वंश पढ़ते हैं, बार बार ये नाम आता है सिसोदिया वंश। तो वो क्या थे? सिसोदा ठिकाना था उनका, उन्हीं के नाम पर उसको सिसोदिया कहने शुरू कर दिए। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे। किसने? जब लक्ष्मण सिंह के बाद में।
हमीर को मेवाड़ का उद्धारक प्रश्न बन गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमीर को। अन्य चीजें पढ़ने से अलावा देखिए कितना शानदार कंटेंट बन रहा है, कितनी चीजें क्लियर हो रही है बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से। हमें कुछ अलग चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ बने रहिए इस तरह से। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। राणा हमीर को विषम घाटी पचानन, देखिए कितने शानदार प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो क्या है, मेवाड़ के उद्धारक कौन है, हमीर को कहा गया है। इसके बाद में गुहिल वंश की पुनः स्थापना करने वाले शासक कौन थे, राणा हमीर थे। और हमीर को विषम घाटी पचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की प्रस्तुति में दी गई है। राणा कुंभा की प्रशस्ति में विषम घाटी पचानन की संज्ञा किसे दी गई है, राणा हमीर को। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा प्रश्न, प्रश्न या तो सत्य असत्य वाले प्रश्न बनेंगे, या फिर ए कथन आर का सही स्पष्टीकरण है ये वाला प्रश्न बनेगा। तो 4 दे देगा, 4 में से एक असत्य दे देगा, और उसमें से लाइन टू लाइन प्रश्न बन रहे हैं। आप पिछले एग्जामों में जाके देखते हैं तो इसी पाठ्य पुस्तक से इतनी महत्वपूर्ण, रामबाण नहीं कहूंगा मैं राजस्थान जीके का, इतनी महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है कि यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते ही होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हमीर ने सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध देखिए, भुताला के युद्ध चित्र सिंह और इल्तुतमिश के साथ में हुआ था। अब सिंगोली का युद्ध, सिंगोली कहाँ है, बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध किस किस में के बीच में हुआ था, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को उसने परास्त किया था। अब देखते हैं आगे, राणा लाखा के बारे में पढ़ते हैं। राणा लाखा का जो शासनकाल कब शुरू हुआ था, 1382 से 1421 तक। 1382 में राणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश वह यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। क्या हुआ, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ मारवाड़ की रणमल की बहन कौन थी, हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना तय हुआ था। लाखा का पुत्र था चुंडा उसके साथ, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। देखिए, पिता के बेटे के साथ होना था और ये पिता के साथ हो गया। ये भी राजस्थान के इतिहास का एक अलग से तथ्य है कि रणमल की हंसाबाई किसकी बहन थी, रणमल की, जो कि मारवाड़ का था। और मेवाड़ का शासक कौन था, राणा लाखा। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। अब ये शर्त रखेगी कि अगर राणा लाखा की शादी हंसाबाई से होगी तो उसकी एक शर्त रहेगी कि जब हंसाबाई की संतान होगी तो वो क्या थी, मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। लाखा के तुरंत बाद में जो शासक बनेगा वो क्या बनेगा, और मेवाड़ का शासक बनेगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा, उससे पहले एक पुत्र था चुंडा, वो क्या था, इसका उत्तराधिकारी था। लेकिन क्या किया कि लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। अब देखिए, चुंडा किसके पुत्र थे, राणा लाखा के। और वजह क्या हुआ, जैसे महाभारत में विषम पितामह ने शपथ ली थी ना कि मैं अपने पद पे नहीं रहूंगा या फिर राजा नहीं बनूंगा, इसी प्रकार से क्या था, चुंडा के साथ में ये वो इंसिडेंट्स हो गया कि राजस्थान का, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का विषम पिता में किसे कहा जाता है, राणा चुंडा को कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइन से, लाखा के समय जावर माइन से चांदी व सोना व चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा के समय जो उदयपुर की पिछोला झील थी ना, वो बनी थी। तो हमने पढ़ा विषम घाटी पचानन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राणा हमीर को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो राणा हमीर को, क्योंकि उन्होंने पुनः स्थापना की थी ना गुहिल वंश की। और राणा जो रावल शाखा का अंतिम शासक था वो रतन सिंह था। और सिंगोली का युद्ध हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। राणा लाखा और हंसाबाई का जो इंसिडेंट्स आपको याद रहना चाहिए। और राजस्थान का विषम पिता में किसे कहा जाता है, राणा चुंडा को, पुत्र चुंडा को
चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा तो फिर अब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी और हम चीज़ों को याद भी नहीं रख सकेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति बढ़िया तरीके से इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर विज़िट कर रहे हैं पहली बार, अंतिम समय तक आपने हमारा साथ निभाया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।